सिक्किम में छोटा सा राज्य है, बहुत कम आबादी है, लेकिन उस छोटे से राज्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। बहुत ही निकट भविष्य में सिक्किम प्रदेश हिंदुस्तान के लिए गौरव देने वाला ऑर्गेनिक स्टेट बनने जा रहा है। वहां के हर उत्पादन ऑर्गेनिक होने वाला है। आज पूरे विश्व में ऑर्गेनिक खेत उत्पादन की एक बहुत बड़ी मांग है। होलिस्टिक हेल्थ केयर की चिंता करने वाला एक पूरा वर्ग है दुनिया में, जो मांगो उतना दाम दे करके ऑर्गेनिक चीजें खरीदने के लिए कतार में खड़ा है। ये ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने के लिए सिक्किम के किसानों ने जो मेहनत की है, उसको जोड़ करके अगर हम इस योजना को आगे बढ़ाएं तो दूर सुदूर हिमालय की गोद में बैठा हुआ सिक्किम प्रदेश कितनी बड़ी ताकत के साथ उभर सकता है। और इसलिए क्या कभी हम सपना नहीं देख सकते कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम कैसे उभार सकें, और पूरे नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हम उभारें और विश्व के मार्केट को कब्जा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से उनको मदद मिले, तो वहां दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। कृषि के जीवन में हमारी इतनी कृषि यूनिवर्सिटीज है, बहुत रिसर्च हो रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है कि जो लैब में है वो लैंड पर नहीं है। लैब से लैंड तक की यात्रा जब तक हम उसको बल नहीं देंगे, हम कृषि को परंपरागत कृषि से बाहर ला करके आधुनिक कृषि की ओर जाने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक छोटा सा प्रयोग किया था, सॉइल हेल्थ कार्ड। हमारे देश में मनुष्य के पास भी अभी हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन गुजरात में हमने एक इनिशिएटिव लिया था। उसकी जमीन की तबीयत का उसके पास कारण रहे, उसके कारण उसे पता चला कि उसकी जमीन जिस पाक के लिए उपयोगी नहीं है, वो उसी फसल के लिए खर्चा कर रहा था। जिस फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है उतनी मात्रा में वो फर्टिलाइजर डालता था। जिन दवाइयों की कतई जरूरत नहीं थी वो दवाइयां लगाता था। बेकार में साल भर में 50,000 लाख रुपए यूं ही फेंक देता था। लेकिन सॉइल हेल्थ कार्ड के कारण उसको समझ आई कि उसकी कृषि को कैसे लिया जाए। क्या हम हिंदुस्तान के हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान पूर्ण नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं इसको। और सॉइल टेस्टिंग के लिए भी हम अध्ययन के साथ कमाई का भी एक नया आयाम ले सकते हैं। जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कैसे करोगे, मैं इसलिए एक विषय को जरा लंबा खींच करके बता रहा हूं कैसे करेंगे। हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अप्रैल मई जून के अंदर जब वैकेशन में गांव जाते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जो 10+2 की स्कूल्स है जिसमें एक लेबोरेटरी होती है, क्यों न वैकेशन में वो लेबोरेटरी को सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में कन्वर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि वैकेशन में अपने गांव जाते हैं, उनको स्कूलों के अंदर काम में लगाया जाए और वैकेशन के अंदर वो अपना सॉइल टेस्टिंग का काम उस लेबोरेटरी में करें। उसकी कमाई होगी, उस स्कूल को कमाई होगी, और उसमें से अच्छी लेबोरेटरी बनाने का इरादा बनेगा। एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे 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 प्रायोगिक उपाय करेंगे तो हम चीजों को बदल सकते। आज हमारे रेलवे की आदत क्या है? वो लकीर के फकीर हैं। उनको लिखा गया कि भाई मंडे को जो माल आए वो 1 वीक के अंदर चला जाना चाहिए। अगर मंडे को मार्बल आया है स्टेशन पे, मुंबई पहुंचाना है, और ट्यूसडे को टमाटर आया है, तो पहले मार्बल भेजता है, टमाटर बाद में भेजता है। क्यों? मार्बल अगर 4 दिन बाद पहुंचेगा तो क्या फर्क पड़ता है? टमाटर पहले पहुंचता है तो कम से कम हमारी पूरी व्यवस्थाओं को सेंसिटाइज करना पड़ेगा। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हुई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर दुनिया में हम छाए हुए रहे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में हमारी पहचान बन गई, लेकिन आज हमारे देश के पास एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा नहीं है। क्या हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के माध्यम से एग्रो प्रोडक्ट का रियल टाइम डाटा इकट्ठा कर सकते हैं? महंगाई को दूर करने का हमने वादा किया है और हम इसमें प्रामाणिकता से प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है।
और इसलिए नहीं वो सिर्फ चुनावी वादा था इसलिए कर रहा है, ये हमारी सोच है कि गरीब के घर में शाम को चूल्हा जलना चाहिए, गरीब के बेटे आंसू पी करके सो जाएं, ये स्थिति में से बदलाव आना चाहिए। और ये हम सबका कर्तव्य है, राज्य हो, राष्ट्रीय सरकार हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, हम सबका सामूहिक दायित्व है कि हिंदुस्तान का कोई गरीब भूखा न रहे। और इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम इस काम को करना चाहते हैं। अगर रियल टाइम डाटा हो, आज भी देश में अन्न के भंडार पड़े हैं, ऐसा नहीं कि अन्न के भंडार नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। अगर रियल टाइम डाटा हो, सरकार के पास ये जानकारी है कहां जरूरत है, रेलवे का जब लल पीरियड हो उस समय उसको तभी से शिफ्ट कर दिया जाए और वहां अगर गोडाउन बनाया जाए, रख दिए जाए, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया सालों से ढांचा चल रहा है, क्या उसको आधुनिक नहीं बनाया जाता? प्रोक्योरमेंट का काम कोई अलग करे, प्रिजर्वेशन का काम कोई अलग करें, डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम अलग करें। एक ही व्यवस्था को 3 हिस्सों में अगर बना दिया जाए और तीनों की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई जाए, मैं दावे से कहता हूं कि हम स्थितियों को बदल सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हम हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों को, हमारे किसानों को अब एक बात पर बल देना पड़ा होगा, यह समय की मांग है, जैसे मैंने कहा आधुनिक खेती की। हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में जितनी तेजी से लाएंगे उतना लाभ होगा, क्योंकि जमीन परिवार की विस्तार होते जा रहे हैं, जमीन कम होती जा रही है। हमने जमीन में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए हमारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च का काम बढ़ाने पड़ेगा। कितने वर्ष हो गए पल्सिस में कोई रिसर्च नहीं हुआ है। पल्सिस हमारे सामने बड़ी चैलेंज बने हुए हैं और आज गरीब आदमी उसको प्रोटीन पाने के लिए पल्सिस के सिवाय कोई उपाय नहीं है। पल्सिस ही है जिसके माध्यम से उसको प्रोटीन प्राप्त होता है और शरीर की रचना में प्रोटीन का इतना महत्व होता है। माल न्यूट्रिशन के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी है तो हमने इस सवालों को एड्रेस करना होगा और इसलिए हमारी यूनिवर्सिटीज कई वर्ष हो गए पल्सिस के क्षेत्र में न प्रोडक्टिविटी में हम बढ़ावा ले पाए हैं और न ही पल्सिस के अंदर प्रोटीन कंटेंट के अंदर भी हम वृद्धि कर पाए हैं। हम शुगर केन में शुगर कंटेंट में बढ़ावा पाने में सफल हुए हैं, लेकिन हम पल्सिस में प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने में सफल नहीं हुए हैं। एक बहुत बड़ी चैलेंज है। क्या हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी कृषि यूनिवर्सिटीज को हम उसको प्रेरित करें? हम इन समस्याओं का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ अगर चीजों को आगे बढ़ाते हैं, मैं मानता हूं हम समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, इसका यह रास्ता है।